नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। देखिए, ये जो हम सीरीज़ शुरू करने वाले हैं इसका नाम है 30 इयर्स के जो PYQ है उनका डिस्कशन हम इसमें करने जा रहे हैं इस सीरीज़ में, ठीक है। और इसमें हम हर सब्जेक्ट के देखेंगे, ज्योग्राफी के देखेंगे, हिस्ट्री के देखेंगे, पॉलिटी के देखेंगे, साइंस के देखेंगे, सबके 30 इयर्स के पिछले जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं UPPSC से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। तो एक ओवरऑल बहुत बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी अगर आपने ऑलरेडी थोड़ा पढ़ रखा है तो रिवीजन के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। तो ये जो लेक्चर होने वाला है इस लेक्चर में हम ये पूरी सीरीज़ में हम देखेंगे। सबसे पहले प्राचीन भारत से हम शुरू कर रहे हैं, तो प्राचीन भारत का ख़त्म करेंगे। ये वाला जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे प्राचीन भारत का जो पाषाणकालीन और ताम्र पाषाणकालीन जो काल है उस काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी, तो हम शुरू कर लेते हैं अपनी प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें हम देखने वाले हैं पिछले 30 वर्षों के UPPCS के जो PYQs हैं वो, है ना। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए शुरू कर लेते हैं अपना लेक्चर। हाँ जी, तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है। और देखिए, सिर्फ क्वेश्चन देखने से ही मतलब नहीं है, हमें उसको याद भी रखना है और उसकी हम एक्सप्लेनेशन जो है वो भी देखते चलेंगे। सबसे पहला है, नीचे दिए दो कथन दिए गए, यहाँ पर एक कथन अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। A और R वाले हैं ये, ठीक है। तो विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया और कारण इसका बता रखा है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण हुआ करता था। तो बिल्कुल ये बात सही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के कारण शुष्कता का चरण चालू हो गया था। इसी वजह से विंध्य क्षेत्र के जो पाषाण युगीन लोग हुआ करते थे उन्होंने गंगा घाटी में प्रवेश करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर जलवायु परिवर्तन के कारण शुष्कता का चरण शुरू हो जाता है, यानी वर्षा वगैरह वहाँ पर कम हो जाती है। व्याख्या देख लेते हैं। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण हुआ करता था। इसलिए A भी ठीक है, R भी ठीक है और R जो है वो A की सही व्याख्या भी करता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है पटपरा जमाव, खेतौनही जमाव, बागोर जमाव और सिहावल जमाव, है ना। तो इसको सही कालक्रम के अनुसार हमें जमाना है। तो इसका आंसर है B 4 1 3 2। तो सबसे पहले आ जाता है सिहावल जमाव, उसके बाद आता है पटपरा जमाव और उसके बाद में आ जाता है यहाँ पर तीसरा यानी बागोर जमाव और फिर आ जाता है दूसरा खेतौनही जमाव, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सोन नदी घाटी में सबसे पहले 1963 में निसार अहमद ने 35 पुरास्थलों और उपकरणों की खोज की। इसके पश्चात गोवर्धन राय शर्मा ने 1975 में और फिर 77 ईस्वी के मध्य बर्ख विश्वविद्यालय के जो JD क्लार्क हुआ करते थे उनके साथ विस्तृत सर्वेक्षण करवाया गया और 300 पुरा जो स्थल है उनकी खोज की गई। कहाँ पर? सोन नदी घाटी में, ठीक है। इसके बाद विलियमसन और कीथ रॉयस ने भी इसमें कई जमाओं की खोज की और उन जमाओं को हम देख सकते हैं। सबसे पहले सिहावल जमाव आता है, फिर पटपरा आता है, फिर बागोर आता है, फिर खेतौनी आता है ना। और सिहावल जमाव सबसे निचला जमाव है जो सिंहांचल नामक पुरास्थल से प्राप्त होता है। पटपरा जमाव देखिए कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है और ये लाल रंग का 10 मीटर मोटा जमाव है पटपरा जमाव, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ से विभिन्न पशुओं के जीवाश्म भी प्राप्त होते हैं। और सोन नदी और रेह नदी के संगम पर खेतौनी, सोन और जो रेह नदी है उनके संगम पर है खेतौनी और इस स्थान से सोन नदी के वर्तमान जल स्तर से काफ़ी ऊंचाई पर खेतौनी जमाव देखने को हमें मिलते हैं, जो किसके हैं? सिल्ट और जलोढ़ मिट्टी के बने हुए हैं। यहाँ से मध्य पाषाण काल के लघु उपकरण भी हमें प्राप्त हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है सिहावल जमाव जो है वो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद पटपरा जमाव आता है, फिर बागोर आता है और फिर खेतौनी जमाव, बागोर मतलब बाघोर जमाव जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं, है ना। सिहावल जमाव जो है वो सिंहांचल में है, पटपरा जमाव मध्य प्रदेश में है और इसके बारे में ये याद रख लेना है। लाल रंग का है ये 10 मीटर मोटा जमाव और बागोर जमाव जो है ये सोन नदी घाटी में है और यहाँ से पशुओं के जमाव जो जीवाश्म भी प्राप्त हमें हो जाते हैं। फिर खेतौनी जमाव जो है ये भी सोन नदी और रेह नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हाँ जी,
तो निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? और ये यूपीपीसीएस में ऑप्शनल में पूछा गया था हिस्ट्री में 2007 में। वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पशुपालक था, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। तो वह किसका करता था? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। भाई पॉलिशदार तो अभी यहाँ से कहाँ पॉलिश आ गई। पशुपालक नहीं हुआ करता था मध्य पाषाण काल में, और उच्च पूरा जो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में आके जो है पशुपालक बनता है मानव। और लघु पाषाण उपकरण का उपयोग भी इस काल में नहीं हुआ करता था। तो इसका आंसर हो गया कोर उपकरणों का प्रयोग वो किया करता था, है ना। व्याख्या में देख लेते हैं। पाषाण युगीन सभ्यता का विकास हिमयुग प्लाइस्टोसिन काल में हुआ था, है ना। और भारत में पाषाण युगीन मानव के मुख्य उद्योग लघु पाषाण उपकरण यानी कोर उपकरण, शल्क उपकरण और हस्त कुठार तक ही सीमित हुआ करते थे, है ना। तो लघु पाषाण उपकरण, कोर जिनको कोर उपकरण कहा जाता था, साथ ही साथ शल्क उपकरण और हस्त कुठार तक ही सीमित हुआ करते थे पाषाण युगीन मानव के जो उनके उपकरण हुआ करते थे वो। और उपकरण बनाने में मुख्यतः क्वार्ट्ज, स्फटिक वगैरह का उपयोग किया जाता था। और ये पाषाण उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी की जो घाटी है वहाँ पर हमें मिलते हैं, और इसीलिए इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो अगली बार वो सोहन संस्कृति है ये भी पूछ लेगा वो, ठीक है। और इस काल में मानव कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। वह न तो किसी धातु का प्रयोग करता था, नहीं वह पशुपालक था, बल्कि जीवन यापन के लिए किस पर निर्भर था? शिकार पर निर्भर वो हुआ करता था, आखेटक और संग्राहक। जब मैं आपको पढ़ा रहा था एंशिएंट हिस्ट्री, हालांकि इतने डीप में जाके मैंने एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ाई क्योंकि वो यूपीएससी की दृष्टि से मैंने पढ़ाई थी, परंतु उसमें फिर भी ये आखेटक और शिकार वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो तो निकल के आ ही जाते हैं। और इस काल के प्रमुख स्थल है सिहावल, पटपरा, बाघोर और खतौनी, है ना। और ये इसी क्रम में जो है इनका अगर देखा जाए तो सबसे पुराने से लेकर नया तक का इनका क्रम भी है, ठीक है। फिर है पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या हुआ करता था? तो पूर्व पाषाण काल में भी पुराना जो पाषाण काल है उसमें क्या हुआ करता था? पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा कृषि कार्य, बिल्कुल नहीं, है तो हो ही नहीं सकता। मिट्टी के बर्तन बनाना, ये भी नहीं हो सकता, मध्य पाषाण काल में हुआ था। माफ कीजिएगा। पशुपालन भी अभी तक नहीं हुआ था, मध्य पाषाण काल और नवीन पाषाण काल में आगे शुरू होता है। तो शिकार खेलना, आखेटक संग्राहक इस काल में मनुष्य हुआ करता था। और देखिए ऑप्शनल में ये 2006 में सवाल ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अगला, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण तीनों पाषाण कालों के अवशेष एक क्रम में पाए जाते हैं? तो वो कश्मीर घाटी भी नहीं है, वो कृष्णा घाटी भी नहीं है, वो गोदावरी घाटी भी नहीं है, वो है बेलन घाटी। और बेलन घाटी में पाए जाते हैं तीनों अवशेष। और यहाँ पर शिकारी मानव सभ्यता से लेकर अन्नोत्पादक जो मानव सभ्यता हुआ करती थी ना, उस तक के चिन्ह यहाँ पर पाए जाते हैं, जो किसी सभ्यता के क्रमिक विकास के श्रृंखलाबद्ध लक्षण माने जाते हैं। और उच्च पुरा पाषाण काल के सर्वप्रथम साक्ष्य भी हमें बेलन नदी की घाटी से ही प्राप्त हो जाते हैं, है ना। ये बेलन नदी घाटी है, विंध्य क्षेत्र और नर्मदा घाटी, तो इन तीनों से हमें प्राप्त होते हैं, बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र और नर्मदा घाटी, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिला है? तो प्रागैतिहासिक मानव का सबसे पुराना अवशेष कहाँ पर मिलता है? तो वो मिलता है हथनोरा में, भीमबेटका में भी नहीं मिलता, सराय नाहरलाइन में भी नहीं मिलता और दमदमा में भी नहीं मिलता है, वो मिलता है हथनोरा में। और देखिए यूपीपीसीएस में इसे 2008 में और साथ ही साथ 2006 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनकिया को 1982 ईस्वी में मध्य नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में स्थित एक हथनोरा नामक पुरातत्व स्थल से मानव की एक खोपड़ी का जीवाश्म मिला था। तो देखिए किसका जीवाश्म मिला था? हथनोरा से खोपड़ी का। और ये कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी की घाटी में जो होशंगाबाद जिला है ना, वहाँ पर है ये है। और कुछ विद्वानों ने इसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा था कि ये होमो इरेक्टस वर्ग, तो ये भी याद रखना कि कौन सा था, वो होमो इरेक्टस हुआ करता था। और इसे विकसित होमो सेपियंसी बताते हैं। और इसे नर्मदा मैन भी कहा जाता है कि नर्मदा मैन है। तो हथनोरा जो है ना, नर्मदा नदी की घाटी, वहाँ पर सबसे पहले किसी मानव का हमें जो है जीवाश्म प्राप्त होता है। देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए 2006 में था, 2008 में फिर यही रिपीट हो जाता है।
होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त होता है? तो नर्मदा घाटी में हथनोरा से, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद से, बेलन घाटी में बांस घाट से और सोन घाटी में बाघोर से। तो कहाँ पर प्राप्त होता है? ये नर्मदा घाटी के हथनोरा से। देखिए अभी हमने देखा नर्मदा नदी के होशंगाबाद जिले में जो हथनोरा नामक जगह है वहां से प्राप्त होता है होमो इरेक्टस का एक कपाल। ठीक है, चलिए जी आगे जाते हैं। फिर आ जाते हैं भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, यह श्रेय किसे दिया जाता है? यानी किसने सबसे पहले जो पूरा पाषाण काल का युगीन जो औजार हुआ करते थे वो सबसे पहले किसने खोजे थे? तो वो खोजे थे आर.बी. फुट ने। बर्किट ने नहीं खोजे, डी. टेरा पीटरसन और एस.डी. साकलियन साहब ने भी नहीं खोजे, ये खोजे थे आर.बी. फुट ने। आर.बी. फुट ने ये खोजे थे। और देखिए 2003 में, 2010 में, 8 में, 15 में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन याद रख लेना कि कोई भी पूरा पाषाण युग का कोई औजार जो है सबसे पहले खोज किसने की थी? उसकी आर.बी. फुट साहब ने उसकी खोज की थी, है ना। भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के विद्वान भू वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट, है ना, आर.बी. फुट मतलब रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। और 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, देखिए 1863 ईस्वी में ही ब्रूस फुट ने सबसे पहले पूरा प्रस्तर युगीन यानी पूरा पाषाण काल के प्रथम हैंड एक्स की खोज की थी। कहाँ पर? मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर। तो ये भी याद रखना, मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर इसकी खोज की थी, जिसके फलस्वरूप भारत में प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का रास्ता फिर खुल जाता है। तो बी.आर. फुट के हम जो है वो इस मामले में तो उसके हम जो है इनके ऋणी हम हमेशा रहेंगे बी.आर. फुट साहब के। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट के। ठीक है साहब, अब आ जाते हैं नीचे। फलक संस्कृति जो है किसे कहा जाता है? निम्न पूरा पाषाण काल को, मध्य पूरा पाषाण काल को, उच्च पूरा पाषाण काल को और हड़प्पा संस्कृति को। तो सबसे पहले तो हड़प्पा संस्कृति को बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, है ना। निम्न पूरा पाषाण को भी नहीं कहा जा सकता, है ना। ये कहा जाता था मध्य पूरा पाषाण को, है ना। फलक संस्कृति क्योंकि छोटे छोटे फलक जो थे उनका इस्तेमाल यहाँ पर होने लगा था, जिसमें चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट जैसे मूल्यवान पत्थरों का उपयोग इसमें किया जाता था। भारत के विभिन्न भागों से जो फलक प्रधान और पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं उन्हें इस काल के मध्य में रखा जाता है। फलकों की अधिकता के कारण एस.डी. सांकलिया ने मध्य पूर्व जो पाषाण काल था उसको फलक संस्कृति की संज्ञा भी दी है। किसने? एस.डी. सांकलिया साहब ने। और इन उपकरणों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टजाइट पत्थरों से किया जाता था। तो फलक संस्कृति कौन सी हुआ करती थी? मध्य पूरा पाषाण काल, यानी एक तो पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल था ना, नव पाषाण काल। उसमें पाषाण काल में भी जो मध्य पूरा पाषाण काल हुआ करता था ना, पूरा पाषाण काल में भी मध्य पूरा पाषाण काल हुआ करता था, उस संस्कृति को कहा जाता है फलक संस्कृति। ठीक है जी, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राचीन कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है निम्न पूरा पाषाण काल से, मध्य पूरा पाषाण काल से, उच्च पूरा पाषाण काल से और मध्य पाषाण काल से, है ना। तो प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण हमें मिलता है उच्च पूरा पाषाण काल से। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण हमें देखने को मिलता है और उसके बाद में मध्य पाषाण काल में आके ये सब चीजें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, है ना। प्राचीनतम कलाकृतियों का संबंध उच्च पूरा पाषाण काल से माना जाता है। प्राचीनतम कलाकृतियां मध्य प्रदेश के भीमबेटका शैल चित्रों के रूप में प्राप्त उभर के सामने आती है और फिर आगे चल के मध्य पाषाण काल से ये जोड़ ली जाती है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो वो मध्य पाषाण काल के ही चित्र इसमें पाए जाते हैं। इस वर्ग की चित्रकला के प्रमुख विषय उच्च पूरा पाषाणिक, मध्य पाषाणी मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलापों, पशु पक्षी, मानव, खाद्य संग्रह, आखेटक से भी संबंधित है। इसका तो मैं कला और संस्कृति वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, तो उसमें भी मैंने ये तो अच्छे से बताया था कि किस प्रकार की चित्रकलाएं वहां पर बनाई गई है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है? तो उच्च पुरा पाषाण की, सबसे पहले तो देख लीजिएगा उच्च पुरा पाषाण की है। और हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मिली है बेलन घाटी से। और बेलन घाटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो गोदावरी घाटी से नहीं मिली है, नर्मदा घाटी से नहीं मिली है, सोन घाटी से नहीं मिली है, वो मिली है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से हमें मिलती है हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति उच्च पुरा पाषाण की। आज अगर ऐसी कोई मूर्ति मिल जाए तो लोगों को धर्म विरोधी घोषित करके उनकी मॉब लिंचिंग कर दी जाए, जो बनाए उसको। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज जिले की मेजा तहसील में बेलन घाटी के क्षेत्र में स्थित लोहंदा नाम के तृतीय ग्रेवाल के अपरदित जमाव से हड्डी की बनी हुई एक मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त होती है।
भारत में उच्च पुरापाषाण काल के भूतात्विक स्तर से प्राप्त यह एकमात्र मूर्ति है जो उच्च पुरापाषाण काल है उससे प्राप्त भूतात्विक स्तर से प्राप्त एकमात्र मूर्ति है और दूसरी मूर्ति मिली नहीं है ऐसी, है ना। और उच्च पुरापाषाण काल से प्राप्त माता देवी की मूर्ति विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित माता देवी की मूर्ति है, यानी कि भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे पुरानी मूर्ति है ये जो माता देवी की हड्डी की बनी मूर्ति मिली है हमें बेलन घाटी की, जो कि उत्तर प्रदेश में है वहां से। ठीक है साहब, अब आ जाते हैं 12th क्वेश्चन पे। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो पहला पूर्ण विकसित मानव जो है वो कौन सा हुआ करता था? उसे कहा जाता था क्रोमेगनन, है ना। उनको नियंडरथल भी नहीं कहा जाता, ग्रिमाल्डी भी नहीं, मेंडेलिनियन भी नहीं, उसे क्रोमेगनन कहा जाता था। 3.5 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष पूर्व 3 से 4 फुट ऊंचा एक कपी सदृश उष्णकटिबंध के घने जंगलों से बाहर निकल आया था, है ना। एक कपी समूह हुआ करता था, वो उष्णकटिबंध के घने जंगल हुआ करते थे, उनसे बाहर निकल आया, है ना, जहां वह वृक्षों पर रहा करता था। फिर लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व वे पूर्वज समूह विभाजन से एक नई शाखा बन गई और उसे रामापिथेकस कहा गया। ठीक है, जो शाखा जंगलों में रह गई परंतु धरती पर रहने के लिए अधिक अनुकूल थी वह महाकपि वर्ग के रूप में विकसित हुई और जिसने खुले घास के मैदान ढूंढना शुरू किया उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का आदि पूर्वज बना और वह पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट होता है। इस प्रकार से आरंभिक नूतन काल में विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित मानव जाति का आविर्भाव शुरू हो जाता है और इसे हम पिथेकेंथ्रोपस या इरेक्टस कहते हैं, तभी तो होमो इरेक्टस जिन्हें कहा जाता है। फिर है नियंडरथल मानव होमो वंश का एक विलुप्त सदस्य है। जर्मनी में नियंडर की घाटी में इस आदि मानव की कुछ हड्डियां मिली है, इसलिए इसे नियंडरथल मानव का नाम दिया गया है। लगभग 30,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव का विकास हुआ, उसे हम होमोसेपियंस या प्रज्ञ मानव या विशिष्ट अनुसंधान नामों से पुकारते हैं, जैसे कि क्रोमेगनन, ग्रिमाल्डी और ओरिग्नियन, है ना। तो जो होमोसेपियंस हुआ करता था उसे ही जो है साइंस की भाषा में कहा जाता है क्रोमेगनन, ग्रिमाल्डी या ओरिग्नियन। तो आपको याद रखना है, कल को वो होमोसेपियंस दे देगा तो होमोसेपियंस जो है वो आधुनिक मानव का विकास हुआ था, जो तो ये विशिष्ट ये आधुनिक प्रकार का मानव हुआ करता था होमोसेपियंस। ठीक है, जिसे क्रोमेगनन, ग्रिमाल्डी और ओरिग्नियन भी कहा जाता है साइंस की भाषा में। और यहाँ पर दिया हुआ है निम्न मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है कि पश्चिम में सबसे पश्चिम में कौन है, फिर उसके पूर्व में कौन है, फिर उसके पूर्व में कौन है, इस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आ जाता है महदा सबसे पहले आ जाता है जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। फिर लेखैया आ जाता है जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। और फिर पेसरा आ जाता है जो कि बिहार में है। फिर वीर भानपुर आ जाता है जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो महदा आ जाता है जो कि अपने यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। और उसके बाद में लेखैया आ जाता है जो कि मिर्जापुर में है। और उसके बाद में वीर भानपुर आ जाता है, माफ़ कीजिएगा, पेसरा आ जाता है जो कि बिहार में है। और वीर भानपुर आ जाता है बाद में बंगाल में, इसलिए इसका आंसर हो जाता है सी, है ना, महदा। फिर आ जाता है लेखैया मिर्जापुर में। और उसके बाद में पेसरा बिहार में आ जाता है। और पश्चिम बंगाल में आ जाता है वीर भानपुर। इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर ये क्रम बन जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? तो वो V.S. वाकणकर साहब हुआ करते थे। ये आपको याद रख लेना है। मैं जब आपको आर्ट एंड कल्चर में जब पढ़ा रहा था ये वाली भीमबेटका गुफाओं के बारे में, तब भी मैंने बताया था आपको कि V.S. वाकणकर साहब जो है उन्होंने ही इसकी खोज की थी भीमबेटका की। तो ये यहाँ से क्वेश्चन वहाँ से भी सॉल्व हो सकता था, ठीक है ना। तो 1957 में पुरातत्वविद V.S. वाकणकर साहब ने विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका के शैल चित्रों को खोजा और यहाँ से संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल के मानव आवास के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त लगभग 700 गुफा आश्रयों में से 475 में शैल चित्र देखे जा सकते हैं, यानी 700 गुफा आश्रय हैं यहाँ पर,
ठीक है। और यहाँ चित्रों का निर्माण उच्च पूर्व पाषाण काल में प्रारंभ हो गया था, यानी उच्च पुरापाषाण काल से शुरू हो जाता है, लेकिन सर्वाधिक संख्या जो है वो मध्य पाषाण काल के चित्र इसमें मिलते हैं। शुरुआत तो देखिए पूरा उच्च पुरापाषाण काल से हो जाती है, परंतु सबसे ज़्यादा चित्र इसमें मध्य पाषाण काल के ही इसमें मिलते हैं, और मध्य पाषाण काल के चित्रों के लिए ही ये प्रसिद्ध है। ठीक है। भारत के भीमबेटका शिलाश्रय से ही सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका के अतिरिक्त मिर्जापुर, पंचमढ़ी, सुंदरगढ़ से भी शैल चित्र हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है साहब, आ जाते हैं आगे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में आके पशुपालन का प्रारंभ शुरू होता है ना। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभिक जो है वो माना जा सकता है बिंदु मध्य पाषाण काल को ही। और भारत में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान के बागौर जो कि उदयपुर में है, राजस्थान में पड़ता है, हाँ दक्षिण राजस्थान में है शायद ये। और मध्य पाषाण काल का प्रारंभ जो है वो 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। लघु उपकरणों का प्रयोग इस काल की प्रमुख विशेषता हुआ करती थी मध्य पाषाण काल की, है ना। तो मध्य पाषाण काल में ही आके पशुपालन के साक्ष्य हमें मिलते हैं। इसी काल में आके मानव खेती करना भी शुरू कर देता है। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो वो चौपानी मांडो से हमें धान के साक्ष्य मिलते हैं मध्य पाषाण काल से, क्योंकि मध्य पाषाण काल में आके तो खेती करना शुरू किया, तो चौपानी मांडो से हमें मिलता है। सराय नहराई से, लेखिया और लंगनाज से हमें प्राप्त नहीं होते हैं। चौपानी मांडो से हमें मिलते हैं वन्य धान के जो साक्ष्य हैं वो। और ये प्रयागराज जिले की मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो बेलन घाटी जो है ना, तो बेलन नदी हुआ करती है, उसके बाएं तट पर ये स्थित है। और उसको खोजा था श्री BD मिश्र साहब ने खोजा था। मध्य पाषाणिक संदर्भ में जो वन्य धान हमें सबसे पहले मिलता है वो मिलता है चौपानी मांडो में। हाँ जी, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। सराय नाहरराय और महदहा संबंधित हैं किससे? विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से और गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति से। तो देखिए सराय नाहरराय और महदहा कहाँ है? ये तो यूपी में, ये यूपी में है, तो ये विंध्य क्षेत्र में तो हो ही नहीं सकते, तो विंध्य क्षेत्र दोनों कट कर दो, है ना। फिर ये जो है किससे संबंधित है? ये मध्य पाषाण से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है सराय नाहरराय और महदहा, है ना। तो सराय नाहरराय और महदहा गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। इसमें सराय नाहरराय प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी खोज की थी केसी ओझा सर ने। और यहाँ से 11 मानव समाधियाँ मिली है और साथ ही साथ 8 गर्त चूल्हे भी यहाँ से मिले हैं। यहाँ एक समाधि ऐसी है जहाँ एक साथ 4 मानवों को दफनाया गया। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है कि सराय नाहरराय में एक ऐसी भी समाधि मिली है जहाँ पर 4 लोगों को या 4 मानवों को एक साथ दफनाया गया है। महदहा जो नामक मध्य पाषाणिक स्थल जो है वो भी प्रतापगढ़ जिले में ही है, यानी कि सराय नाहरराय और महदहा दोनों के दोनों कहाँ है? ये प्रतापगढ़ जिले में ही है। और महदहा की खोज की थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग तथा पट्टी तहसील के तत्कालीन प्रगनाधिकारी लाल बिहारी पांडे ने इसकी खोज की थी। और यहाँ से भी मानव की समाधियाँ हमें प्राप्त होती है, महदहा से भी, है ना। परंतु सराय नाहरराय जो है वहाँ से 4 लोगों की हमें एक साथ दफनाने की जो है समाधि भी प्राप्त होती है। और महदहा से हमें मानव समाधियों के साथ साथ पशुओं की अधजली हड्डियाँ, श्रृंग मतलब सींग आदि प्राप्त होते हैं, जिसके कारण इसे वध स्थल भी कहा जाता है। महदहा को वध स्थल भी कहा जाता है। और यहाँ से हमें मानव के साथ साथ पशुओं की अधजली हड्डियाँ और साथ ही साथ श्रृंग मतलब सींग भी मिले हैं। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं, है ना। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागौर से, बाघोर से, वीरभानपुर से या महदहा से। तो अभी हमने पढ़ा यहाँ से देखिए, है ना, अभी हमने पढ़ा ना, महदहा से पशुओं की अधजली हड्डियाँ और श्रृंग मिली हैं, सींग, है ना। तो हड्डी के बने आभूषण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये महदहा से ही प्राप्त होते हैं। ये वाली चीज़ें आपको याद रख लेनी है। उत्तर प्रदेश का विंध्य तथा ऊपरी एवं मध्य गंगा घाटी क्षेत्र मध्य पाषाणकालीन उपकरणों के लिए अत्यंत समृद्ध है, जिसमें महदहा, सराय नाहरराय, दमदमा सबसे महत्वपूर्ण
स्थल है। तो देखिए ये पाषाणिक स्थल, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा पाषाणिक स्थल जो है वो यूपी से संबंधित है। तो महदहा, सराय नाहरराय और दमदमा ये तीनों यूपी में ही हैं। महदहा से हमें सींग के बने उपकरण, यानी सींग मतलब शंख से बने उपकरण और आभूषण जो है वो सराय नाहरराय की तुलना में ज़्यादा मिले हैं। यानी सराय नाहरराय में भी सब ये आभूषण वगैरह मिले हैं, परंतु महदहा में ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। सींग तथा शंख के बने उपकरणों में बाणाग्र, बेधक, खुरचनी, आरी, रुखानी, चाकू भी देखने को मिलते हैं। शंख के आभूषणों में यानी सींग के जो आभूषण हैं उनमें कुंडल तथा मुद्रिकाएं उल्लेखनीय हैं। महदहा से बलुआ पत्थर से बने सिल एवं लोढ़े तथा स्तंभ गर्त के भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। सिलबट्टा नहीं होता ना, वो होता सिल और लोढ़ी जो होती है, कि प्राप्ति से यह इंगित होता है कि संभवतः जंगली घास के दानों को पीसकर भोज्य सामग्री के रूप में उनका उपयोग किया जाता होगा, है ना। पुष्प पराग के विश्लेषण से हरे भरे घास के मैदानों के संकेत भी हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर महदहा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिलते हैं? तो दमदमा से एक ही कब्र से 3 जो कंकाल मिलते हैं और महदहा से एक ही कब्र से 4-4 कंकाल भी हमें देखने को मिलते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था ना यहाँ कि सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो नाहरसराय है वहाँ पर हमें एक ही जो समाधि है उसमें से 4-4 मिले हैं और दमदमा में 3 मिले हैं। ये दोनों चीज़ें आपको याद रख लेनी है। दमदमा नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थल, और दमदमा किससे संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल का है ये स्थल। तो मध्य पाषाणिक पुरास्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। देखिए सराय नाहरराय, महदहा और दमदमा तीनों के तीनों प्रतापगढ़ जिले में है। 1982 से 1987 तक यहाँ पर उत्खनन हुए और 41 मानव शवाधान यहाँ पर मिलते हैं और 35 कब्रों में तो हमें एकल शवाधान मिलते हैं, 5 कब्रों में 2-2 शवाधान और 1 कब्र में हमें 3 मानव कंकाल भी प्राप्त होते हैं। और ध्यातव्य है कि विंध्य क्षेत्र में स्थित लेखिया शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लेखिया से प्राप्त हुए हैं। लेखिया कहाँ पर है? तो विंध्य क्षेत्र में पड़ता है ना। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया फिर, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखिया से सबसे ज़्यादा मिले हैं। फिर सराय नाहरराय जो है वहाँ से 4 जो है वो एक साथ दफनाने के मानव कंकाल मिले हैं और दमदमा से 3 मिले हैं। ये सब चीज़ें भी आपको याद रख लेनी है। अब आ जाते हैं नवपाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन के ऊपर। तो नवपाषाण काल में झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल कौन सा है? तो झील के किनारे सबसे पहले प्रारंभिक कृषि वाला स्थल मिलता है, वो है लहुरादेव। मेहरगढ़ भी नहीं, चिरांद भी नहीं और टी नरसिंहपुर भी नहीं। मेहरगढ़ आज के पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में, चिरांद बिहार में है और टी नरसिंहपुर कर्नाटक में है। तो लहुरादेव जो है, जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, वहाँ से हमें सबसे पहले प्रारंभिक कृषि के जो स्थल है वो झील के किनारे प्राप्त होते हैं, है ना। यहाँ से चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, है ना। चावल की खेती के साक्ष्य सबसे पहले हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? तो वो हमें मिलते हैं लहुरादेव से, ठीक है। और जिसकी कालावधि 8000 से 9000 ईसा पूर्व बताई गई है। और लहुरादेव से हमें गोलाकार फर्श, स्तंभगर्त और चूल्हों के भी प्रमाण देखने को मिल जाते हैं लहुरादेव से, ठीक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो सबसे पहले खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले कब प्रारंभ होती है? तो वो नवपाषाण काल में प्रारंभ होती है। मध्य पाषाण काल आते आते तो मानव जो है वो क्या करने लग जाता है? पशुपालन करने लग जाता है, मगर खेती जो है वो नवपाषाण में आके करने लगता है। और जब खेती करेगा तो जब अनाज पैदा होगा तो उसको रखने के लिए कुछ मृद भांडों की भी आवश्यकता होगी, इसलिए चाक जो है उसका आविष्कार भी अभी होता है नवपाषाण काल में ही, ठीक है ना। माफ कीजिएगा। वैश्विक संदर्भ में नवपाषाण युग जो है वो 9000 ईसा पूर्व से आरंभ हो जाता है, परंतु भारत में यह आरंभ होता है 4000 ईसा पूर्व के आसपास, यानी वैश्विक स्तर पर ये पहले हो जाता है परंतु भारत में बाद में शुरू होता है। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में एक ऐसी प्राचीन बस्ती मिली है, और मेहरगढ़ का है पाकिस्तान में, जिसका समय 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। नवपाषाणिक अर्थव्यवस्था का आधारभूत तत्व खाद्य उत्पादन और पशुओं को पालतू बनाने की जानकारी है, जिसका तकनीकी आधार पाषाण उपकरण है। नवपाषाण काल की प्रथम और प्रमुख उपलब्धि खाद्य उत्पादन का आविष्कार था। पशुओं के
उपयोग की जानकारी तथा स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास हो गया था। नवपाषाण काल आते आते पशु भी अब तक पाले जाने लगे थे और एक स्थिर ग्राम संस्कृति का विकास इस काल में हो जाता है। और कृषि के आविष्कार के साथ साथ ही बर्तनों की आवश्यकता हुई, जिसके कारण कुंभकारी जो है यानी कि चाक जो था, कुम्हार का जो कला थी वो इसी काल में आके शुरू होती है, नवपाषाण काल में ही, क्योंकि जब तक खेती नहीं करेंगे तो बर्तनों की क्या जरूरत है ना। और जब खेती करना शुरू कर दिया तो इनको लगा कि भाई इतना सारा उत्पादन हो गया, इसको रखेंगे कहाँ, कोई तो चाहिए उपकरण रखने के लिए, तो इन्होंने मृदभांड बनाना शुरू कर दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। तो यहाँ से याद रखना कि राख के टीले पहली बात तो नवपाषाणिक संस्कृति के हैं, है ना, और ये दक्षिण भारत से संबंधित हुआ करते थे, है ना। दक्षिण भारत में स्थिर ग्राम जीवन की आधार रेखा नवपाषाणकालीन संस्कृति से प्राप्त होती है। खेती की फसलों में बाजरे और चने का अवशेष हमें देखने को मिल जाता है। मवेशियों, भेड़ बकरियों के विस्तृत अवशेष और अन्य पशुओं की अस्थियां भी हमें देखने को मिल जाती है, जिनसे अर्थव्यवस्था में पालतू पशुओं के महत्व का संकेत भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इस संस्कृति के लोग अपने मवेशियों को संभवतः प्रत्येक वर्ष किसी कालावधि में अपने घरों के बाहर बांध देते थे, और जिस इलाके में मवेशी रखे जाते थे उसको चारों ओर से लकड़ी के डंडों से बाड़ बना के रख दिया जाता था। आज भी जैसे बाड़ा बना देते हैं उसमें रखते हैं पशुओं वगैरह को, है ना। फिर वहाँ पर बहुत सारा जो बाड़ के डंडे बना दिए जाते थे और वो गोबर वहाँ पर जो एकत्र हो जाता था, उस गोबर को एक साल में एक बार जला दिया करते थे, वो प्रतिवर्ष जला दिया करते थे। जब पोंगल का त्यौहार आता था ना उनका, उसके आसपास में, यानी जो मकर संक्रांति होती है उत्तर भारत में, उस काल के आसपास उसको जला दिया जाता था। और हर साल जलाने की वजह से एक राख का पूरा टीला सा ही वहाँ पर बन जाता है, इसलिए दक्षिण भारत में इस टीलों को भस्म का टीला यानी ऐश माउंड भी कहा जाता है। और ऐसे राख के ढेर हमें कर्नाटक के पिकलीहल और संगन कल्लू से प्राप्त होते हैं। तो राख के ढेर कहाँ, दक्षिण भारत में, और कहाँ पे, कर्नाटक के पिकलीहल और संगन कल्लू है, वहाँ से हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है, नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। गर्त निवास का मतलब कि भाई एक घर है वो गड्ढे के जैसा बना हुआ है, यानी गड्ढे में लोग रह रहे हैं इस प्रकार से, है ना, गड्ढे में लोग रह रहे हैं। तो ऐसा कहाँ से मिलता है हमें, ऐसा हमें बुर्ज होम और गुफ कराल से मिलता है, और ये दोनों कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में ये जो बुर्ज होम और गुफ कराल है यहीं से हमें देखने को मिल जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी 1 और 2। और देखिए ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, 2008 में, 3 में, 5 में, 11 में, 6 में, है ना। तो उत्तरी भारत में नवपाषाण काल के पुरावशेष हमें देखने को मिलते हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश में झेलम की घाटी में स्थित पुरास्थलों से प्राप्त हो जाते हैं। बुर्ज होम और गुफ कराल के उत्खनन से गर्त निवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कश्मीर के इन दोनों नवपाषाणिक स्थलों की मुख्य विशेषता है गर्तावास। गर्तावास मतलब गड्ढे में बनाया हुआ घर, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के मृदभांड, पत्थर और हड्डी के औजार वहाँ से मिले हैं, है ना। परंतु सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का पूर्णतः अभाव है। तो यहाँ से अगर ये आपको कंफ्यूज कराने के लिए दे दे कि गुफ कराल और बुर्ज होम में सूक्ष्म पाषाण जो उपकरण मिले हैं, तो गलत हो जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसा कोई भी प्राप्ति वहाँ पर नहीं हुई है, ठीक है। और पत्थर व औजार, जो पत्थर और हड्डी के औजार वहाँ पर मिले हैं, साथ ही साथ यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी हमें बुर्ज होम से मिलता है, यानी वो कुत्ता उसी मालिक का रहा होगा। तो मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही यहाँ पर कि कुत्ता मर गया था इसलिए मालिक को मार के दफना दिया, या मालिक मर गया था तो कुत्ते को मार के दफना दिया, या क्या एक साथ तो दोनों नहीं ही मरे होंगे, है ना। अब आप भी दिमाग लगाते रहिए, बाकी एग्जाम में तो ये काम नहीं आएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं, मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो देखिए ये क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन अगर ठीक से रिवाइज कर लिया होता तो अगले साल ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता सही। तो मानव समाधान में कुत्ते दफनाए गए थे कहाँ पर, बुर्ज होम में। अभी मैंने आपको पढ़ाया 15 में, 6 में और 8 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं। तो सर्वप्रथम प्रमाण जो गेहूं और जौ के मिलते हैं मेहरगढ़ में, और सबसे पहले खाए जाने वाला कोई अन्न था तो वो था जौ, है ना। सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर कच्ची का मैदान में बोलन नदी के किनारे, कौन सी नदी, बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ नामक स्थल से कृषि का पहला अवशेष प्राप्त होता है, और इस स्थल का उत्खनन 1974 में किया गया था, ठीक है। और 7000 ईसा पूर्व के आसपास कृषिजन्य गेहूं और जौ की यहाँ पर अलग अलग प्रकार की किस्में प्राप्त होती है।
मेहरगढ़ से हमें पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये वाली बात भी याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत बने हैं कि मेहरगढ़ से हमें पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के साक्ष्य मिलते हैं, पूरा एकदम क्रम के रूप में, है ना। और नवीनतम शोधों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के लहुरा देव से प्राप्त होते हैं। प्राचीनतम साक्ष्य अगर हम बोलें भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का, तो वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वो लहुरा देव से प्राप्त होगा, है ना, जो कि मध्यकालीन पाषाणकालीन स्थल है। परंतु नवपाषाण काल में प्राप्त होता है वो होता है मेहरगढ़ से, है ना। लहुरा देव से हमने ऑलरेडी पढ़ा पता कि यहाँ से हमें जो चावल के जो है वो अवशेष प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों अगर आंसर दिए हों तो आपको लगाना होगा लहुरा देव, क्योंकि लहुरा देव जो है वो मध्यकालीन पाषाणकालीन स्थल है और मेहरगढ़ तो नवपाषाणकालीन स्थल है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आगे। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो भारत में व्यवस्थित कृषि का, कि व्यवस्थित तरीके से कृषि की गई, इसका प्रमाण मिलता है हमें मेहरगढ़ से। तो प्राचीनतम कृषि का यानी व्यवस्थित रूप से जो कृषि की जाती है उसका प्रमाण हमें मिलता है मेहरगढ़ से। कालीबंगा, लोथल और कोटडीह से प्राप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? देखिए, तो अभी मैंने आपको बताया था कि वो है मेहरगढ़। तो पूरा पाषाण स्थल से लेकर यानी पाषाण संस्कृति से लेकर पूरा हड़प्पा तक के वहाँ पर सांस्कृतिक अवशेष मिलते हैं, वो है मेहरगढ़, नन अदर देन मेहरगढ़, ठीक है। अगला आ जाता है उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के परिणाम मिले हैं। तो सबसे पहले स्थायी रूप से रहने वाले लोग कौन थे? वो मेहरगढ़ वाले ही थे। सबसे पहले व्यवस्थित रूप से कृषि करने वाले लोग मेहरगढ़ के लोग ही थे, है ना। और ये नवपाषाणकालीन बस्ती हुआ करती थी। पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रांत है ना, वहाँ पर ये है और यहाँ से कच्चे घरों के साक्ष्य हमें प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ पालतू भैंसों के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो मेहरगढ़ से ही हमें प्राप्त होते हैं। प्राचीनतम भैंस पालने का कोई सबसे पहले का हमें साक्ष्य मिलता है तो वो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। और देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से फिर बन गया, यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? मेहरगढ़ में, है ना। फिर आ जाते हैं मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जौ। आपने भी सुना होगा, अपने पिताजी, माँ या दादा दादी हैं तो उनसे पूछना कि सबसे पहले वो जौ की रोटी ही खाया करते थे। जौ जो था वो सबसे पहले उगाया गया अनाज माना जाता है ना। मेसोपोटामिया क्षेत्र जो हुआ करता था अपने इराक ईरान वाले क्षेत्र में, वहाँ पर भी यही जौ ही उगाया जाता था। ये हो गया पाषाणकालीन पूरा। अब हम देख लेते हैं ताम्र पाषाण काल, ठीक है ना। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो वो उत्तर से दक्षिण की ओर करके उनको दफनाया करते थे। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर करके उनको दफना देते थे पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग ऐसा किया करते थे, है ना। और वो कलश में डाल के उनको दफनाया करते थे, तो इसे कलश समाधान भी कहा जाता है। अब भारत में सिंध क्षेत्र के बाहर अनेक विकसित ग्रामीण संस्कृतियों के दर्शन होते हैं। इन्हें ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा गया क्योंकि इन संस्कृतियों के लोग पत्थर के साथ साथ तांबे की वस्तुओं का भी प्रयोग किया करते थे। और ताम्र पाषाणिक संस्कृति के सबसे अधिक स्थल हमें महाराष्ट्र से मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के सबसे अधिक अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो वो मिलते हैं हमें महाराष्ट्र से, है ना। पश्चिमी महाराष्ट्र में मिलते हैं। गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के बाएं तट पर जोरवे इसका प्रतिनिधि है। तो जोरवे संस्कृति भी फिर उसको कह दिया जाता है ना। इसको जोरवे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जोरवे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जोरवे संस्कृति जो है वो इसका प्रतिनिधि है और इसीलिए इसे जोरवे संस्कृति भी कहते हैं। इसकी तिथि जो है वो 1400 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास बताई जाती है। और यहाँ की विशेषता क्या थी? शवाधान कलश में किए जाते थे, यानी कलश में डाल के और घर के अंदर दफना दिया करते थे, उत्तर दक्षिण दिशा में उनको रखकर, है ना। अब आ जाता है नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नवदा टोली है मध्य प्रदेश में, है ना। और ये नवदा टोली है, ये भी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित ही एक स्थल है। नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित ताम्र पाषाणिक मालवा संस्कृति का स्थल है। मालवा, कैथा और एरन संस्कृति आपने पढ़ी होगी ना। और इसका उत्खनन क्या था? HD सांकलिया साहब ने इसका उत्खनन
किया था 1957 से 59 के बीच में। और मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल व सबसे बड़ा केंद्र है नवदा टोली मालवा का, और पश्चिमी महाराष्ट्र का जोरवे है ना। नवदा टोली भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है। तो नवदा टोली है वो ऐसा स्थल है भारतीय उपमहाद्वीप का जो सबसे ज़्यादा खोदा गया है, सबसे ज़्यादा उत्खनित किया गया क्षेत्र है नवदा टोली, जो कि मध्य प्रदेश में है। इमाम गांव जोरवे ताम्रपाषाण काल का स्थल है जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। तो जो इमाम गांव है वो है जोरवे संस्कृति से संबंधित, जो कि महाराष्ट्र में है, और नवदा टोली कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, इमाम गांव जो है या इनाम गांव भारत के किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में है, और नवदा टोली एमपी में है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो ये हमें मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। सबसे पहले लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिले हैं, और अतरंजी खेड़ा कहाँ है, ये है एटा उत्तर प्रदेश में। यहाँ से हमें सबसे पहले लोहे के उपकरण प्राप्त होते हैं। प्रथम सहस्त्राब्दी पूर्व के मिले हैं, यानी 1000 ईसा पूर्व के आसपास के। इसलिए ये सिद्ध हो गया कि लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास यूपी के आसपास के जो क्षेत्र हुआ करते थे गंगा घाटी वाला, वहाँ पर लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया था। ठीक है जी, आगे चल लेते हैं। दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है लौह काल से। वृहद पाषाण संस्कृतियाँ यानी महापाषाणिक संस्कृतियाँ आपने पढ़ी होगी ऑलरेडी। ये तो देखिए रिवीजन के तौर पे है। यहाँ पर कोई आदमी ऐसा हो कि भैया उसने पहले पढ़ा ही नहीं और आके ऐसे कर रहा हो, सीधा ये पढ़ रहा हो, तो उसको समझ में नहीं आएगा। ये एज ए रिवीजन आपका काम करेगा, और आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ यार ये वाली चीज़ मेरी छूट गई थी, पढ़ते पढ़ते ये वाली मैं और देख लेता हूँ, है ना। तो यहाँ से अगर आप रिवीजन पढ़ के आपने अच्छे से रखा हो, और यहाँ से अगर आपने रिवीजन कर लिया, तो फिर यूपीएस जो यूपीपीसीएस के प्री है ना, वो तो आप क्लियर समझो। और साथ ही साथ यूपीएससी में भी इसका फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि आजकल यूपीएससी भी ऐसे थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लगी है। तो दक्षिण भारत में पाषाण युग के बाद दक्कन के पठार तथा सुदूर प्रायद्वीप में महापाषाणिक संस्कृति का उदय होता है, और यह संस्कृति एक हद तक भारत के पूर्वी मध्य तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में भी पाई जाती है, किंतु दक्षिण भारत के संदर्भ में इसका विशेष महत्व है। महापाषाणीय संस्कृति की ऐतिहासिक महत्व की दो विशेषताएं हैं। एक तो इसका लौह युग से अविरल रूप से जुड़ा होना, दूसरा यहाँ पर काले और लाल मृदभांड जो है उनका आविर्भाव होता है। और जहाँ है कि दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में होती है। देखिए कई संस्कृतियाँ ऐसी होती है कि उनकी पहचान होती है किसी उनके में जो महल बने हैं, जो लोगों के निवास है, परंतु ये महापाषाणिक संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जिसमें इसकी पहचान होती है इनकी कब्रों से। क्योंकि यहाँ पर जो लोग मर जाया करते थे उनको दफनाने के लिए, उनको दफनाने के बाद में उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर जो है वो रख दिया करते थे अलग अलग तरीके से, और उन्हें कहा जाता था वीरकल, है ना। वीरकल उन्हें कहा जाता था, यानी वीरता पूर्वक जो है। ये तो देखिए जो संगम काल होता है वहाँ पर भी जो वीरकल, इस प्रकार से वीरकल स्थापित करने की परंपरा वहाँ पर भी हुआ करती थी कि युद्ध में लड़ता हुआ कोई मारा गया तो उसकी याद में पत्थर हमें से स्तंभ के तौर पर स्थापित करवा देते थे, उससे वीरकल कहा जाता था। आज भी तो ऐसा ही होता है। हमारे जो सैनिक वगैरह मर जाते थे तो उनकी याद में हम इस प्रकार से पूरा एक स्तंभ जो है वो खड़ा करवा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर से। तो गैरिक मृदभांड जो है वो हस्तिनापुर की वजह से इसका नाम पड़ता है। गैरिक मृदभांड संस्कृति की खोज सबसे पहले 1949 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विसोली जो कि बदायूं में है तथा राजपुरस बिजनौर नामक एक स्थल है वहाँ से प्राप्त होते हैं, और ये बीबी लाल जो थे उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। हस्तिनापुर के उत्खनन से इसका नामकरण हुआ था गैरिक मृदभांड संस्कृति का। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन तो देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूँ पीसीएस नहीं बल्कि यूपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं। अगर पूछे गए तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक तरफ आपको स्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनको ये बता रखा है कि भाई ये इस काल में कौन कौन सी चीज़ें हुआ करती थी। तो यहाँ पर देखिए पुरापाषाणिक काल दे रखा है, मध्यपाषाणिक काल, नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल दे रखा है। तो पुरापाषाण काल में क्या हुआ करता था, पुरापाषाण काल में लोग नदी के तट के आसपास रहा करते थे, और मध्यपाषाण काल में शैलाश्रय अधिवास जो है वहाँ पर रहने लगे थे। क्योंकि जो मध्यपाषाण काल में भीमबेटका जैसी गुफाएं मिली हैं तो वो मुख्यतया मध्यपाषाण काल से ही है ना। हालांकि उच्च पुरापाषाण काल हुआ करता था, उसमें भी उसके वहाँ पर शैल चित्र मिले हैं, परंतु मध्यपाषाण काल के वहाँ पर ज़्यादा मिले।
तो मध्यपाषाण काल में वो शैलाश्रम में रहने लगे थे, और नवपाषाण काल में तो वो गर्त अधिवास जो हुआ करते थे। और नवपाषाण वाले मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जैसे बुर्ज होम और गुफ कराल जम्मू कश्मीर में। और ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ करता था, कच्चे पक्के मकानों का इस्तेमाल फिर ये करने लगे थे। ठीक है ना, ठीक है साहब, आगे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक है कैथा चिरांद बिहार में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, पांडु राजा डिबी बंगाल में। कैथा और एरन जो है ये मालवा संस्कृति से संबंधित हैं। और मालवा कहाँ है, आप देखिए राजस्थान वाला और एमपी वाले इलाके में मालवा है, तो कर्नाटक कहाँ से आ गया यहाँ से, तो कर्नाटक यहाँ गलत हो जाएगा। तो ए जो है यहाँ पर गलत है, इसलिए ए इसका आंसर हो जाएगा। कैथा नामक पुरास्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। भारतीय साहित्य में से वराहमिहिर की जन्मभूमि भी कहा गया है कैथा को। और एक और यहाँ पर याद रख लेना, एरन, ये भी एक ताम्रपाषाणकालीन स्थली है और ये भी मध्य प्रदेश से ही जुड़ा हुआ है, मालवा संस्कृति से जुड़ा हुआ है। एरन भी, कैथा और एरन, आज कैथा पूछा कल एरन पूछ लेगा, है ना। चिरांद बिहार में से हमें प्राप्त होता है और एक नवपाषाणिक स्थल है ना। और यहाँ से हमें मिट्टी के बर्तन कुल्हाड़ियाँ प्राप्त होती है, साथ सिल्क लोढ़े और हड्डियों तथा गोफन पाषाण आदि का भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। हड्डियाँ नहीं है, हथौड़े माफ कीजिएगा। और यहाँ पर हमें हड्डी और श्रृंग मतलब सींग के उपकरण मिले हैं चिरांद से। पांडु राजा ढिबी ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है और एक आधे ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ से आधे ऐतिहासिक काल के प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य भी हमें देखने को मिल जाते हैं। दायमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है, एक प्रमुख पुरास्थल है और यहाँ के उत्खनन से हमें हाथी, गेंडा, भैंस और रथ के आदि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये एक एक चीज़ आपको याद रखना है। अब आगे आ जाते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन 2007 में पूछा गया। ये एक तरफ वहीं दे रखे हैं, स्थल दे रखे हैं और वहीं से आपको लगाने के लिए बता रखा है। वीरभानपुर, उज्जैन, कैथा, अहाड़, है ना। अहाड़ और गिलुंद, यहाँ से मैं एक बात बता दूं आपको, अहाड़ या आहड़ इसे कहते हैं और गिलुंद ये जो है ये राजस्थान में है। बनास संस्कृति के जो क्षेत्र है बनास नदी वाला, उसके आसपास में ये पड़ता है, उदयपुर में, राजस्थान में। और ये ताम्रपाषाणिक स्थल है ना। तो यहाँ से वीरभानपुर जो है वो तो लघु पाषाणिक जो स्थल है वहाँ से जुड़ा हुआ है, वो उपकरण यहाँ पर मिलते हैं। और फिर आ जाता है उज्जैन। उज्जैन से देखिए गैरिक मृदभांड हमें प्राप्त होते हैं। और कैथा और एरन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो कैथा और एरन जो है ये ताम्रपाषाणिक स्थल है, तो यहाँ से ताम्रपाषाण काल के ही मिलेंगे, है ना। ताम्र निधि मिलेगी। और आहड़ जो है ये बनास संस्कृति से जुड़ा हुआ एक स्थल है, आहड़ और गिलुंद, ये दोनों याद रखना। यहाँ गिलुंद नहीं दिया तो मैं गिलुंद आपको और बता देता हूँ, है ना। वीरभानपुर जो है वो लघु पाषाण उपकरण है, उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। और उज्जैन गैरिक मतपान परंपरा से, कैथा ताम्रनिधि, कैथा और एरन, और आहड़ जो है बनास संस्कृति से आहड़ और गिलुंद, दोनों याद रखना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। ये किसने किया था, तो ये थॉमसन साहब ने किया था। देखिए आज जो हम पढ़ते हैं ना कि ये लौह युग है, ये ताम्रपाषाण युग है ना, ये कांस्य युग जो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन संस्कृति कहते हैं, फिर लौह युग आ जाता है। तो ये किसने बांटा था, तो ये बांटा था थॉमसन साहब ने। कोपेनहेगन का जो संग्रहालय था उसमें सामग्रियाँ इनको मिली थी और उसके आधार पर इन्होंने फिर बांट दिया था। ठीक है। और देखिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। पाषाणकालीन और ताम्रपाषाणकालीन स्थलों से संबंधित जितने भी 30 साल में क्वेश्चन आए वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगले लेक्चर में हम सिंधु घाटी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन देख लेंगे, है ना। आज का लेक्चर हम यहीं कर लेते हैं समाप्त। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।